गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं महिपाल सिंह अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो ऑनलाइन जो लेक्चर चल रहे हैं उसके कड़ी के अंदर अपन आज बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो अपनी बॉडी के अंदर टोटल 12 सिस्टम होते हैं, 12 सिस्टम होते हैं। उन सिस्टम में से एक सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम। उन सिस्टम में से एक सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम। और इस नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है? ये नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये इसका काम होता है कोऑर्डिनेशन का, कंट्रोल का, कोऑर्डिनेशन का। और अपन क्या बोल सकते हैं, ये सिस्टम क्या होता है? अपनी पूरी बॉडी का हेड होता है, अपनी पूरी बॉडी का हेड होता है, जो कि अदर सिस्टम को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अदर सिस्टम को क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है, उनके बीच में तालमेल बैठाता है, उनको काम करवाने में मदद करवाता है, उनका जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करने में ये सिस्टम मदद करता है। वो सिस्टम है नर्वस सिस्टम। टोटल बॉडी के अंदर 12 सिस्टम है, 12 में से एक सिस्टम है नर्वस सिस्टम। और ये नर्वस सिस्टम क्या करता है? अपनी बॉडी के जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का काम करता है। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में सामंजस्य, एक तालमेल बनाए रखने की कोशिश करता है। ये इसका काम होता है। ये क्या करता है? जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी सिचुएशन है उनको डिटेक्ट करता है और उनके बीच में होम्योस्टेसिस बनाने का काम करता है। ये क्या करेगा? पहले जो भी चेंजेस बॉडी के अंदर आ रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, तो उन जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करना और फिर उन चेंजेस के अगेंस्ट क्या करेगा? उन चेंजेस के अगेंस्ट क्या करेगा? रेस्पॉन्ड करेगा। तो वो सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो समझे? मतलब इसका काम क्या है? बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम है उनके अंदर किसी भी बाहरी कारण से या किसी भी आंतरिक कारण से, मतलब कि बॉडी के अंदर कुछ भी बाहर की तरफ चेंज हो रहा है, जैसे आउटसाइड क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे गर्मी बढ़ रही है, तो आपको क्या करना है? बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। 37 डिग्री टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है बॉडी का। ठीक है, तो बॉडी से क्या करवानी पड़ेगी आपको? बॉडी को बाहर का टेम्परेचर होगा, जैसे 50 सेंटीग्रेड है, डिग्री से सेल्सियस है 50, और बॉडी का रहना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो टेम्परेचर बॉडी का कुछ ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये तो 87 है और 87.2, तो बॉडी का टेम्परेचर इस हिसाब से तो 43.5 हो सकता है, जो कि हाइपर पायरेक्सिया के अंदर होता है। और इतना टेम्परेचर बढ़ने पे आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो इस स्थिति से बचाए रखने के लिए बॉडी क्या करेगा? स्वेटिंग कराएगा, क्योंकि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो बीएमआर बढ़ती है। बीएमआर बढ़ेगी, जैसे अपनी एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उनके साथ मिलकर थायराइड, एड्रिनल, इनके साथ मिलकर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, इनके साथ मिलकर क्या करेगा? नर्वस सिस्टम उनको स्टिमुलेट कराएगा कि भाई आप स्वेटिंग ज़्यादा कराओ। स्वेटिंग कराएगा तो बॉडी हीट लॉस होगा बॉडी से, और हीट लॉस होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर वापस बॉडी का डाउन होगा। तो नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर बॉडी के अन्य सिस्टम के अंदर कोई भी चेंजेज आ रहा है, बाहरी एनवायरनमेंट की वजह से, इंटरनल एनवायरनमेंट की वजह से कुछ भी परिवर्तन आ रहा है, उनको डिटेक्ट करेगा और उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स करेगा। मतलब अपना बॉडी का जो होम्योस्टेसिस, मतलब कि सामंजस्य, जो तालमेल, नॉर्मल जो सिचुएशन है, स्थिति है, उसको बरकरार रखने का काम होता है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है नर्वस सिस्टम के बारे में। ये क्या है? पूरे सिस्टम का हेड है, मतलब निगरानी रखने वाला सिस्टम है ये क्या करेगा? एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके अदर सिस्टम की एक्टिविटी या बाहरी या आंतरिक वातावरण बॉडी का, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बॉडी का, उसके बीच में कोई भी चेंजेज आता है तो उस चेंजेस को उसको क्या करना? डिटेक्ट करना, उसको पकड़ना और उसके प्रति, उसके अगेंस्ट को रिस्पॉन्स करना, ताकि बॉडी का नॉर्मल जो लेवल है, नॉर्मल जो सामंजस्य, जो संतुलन है, तालमेल है, उसको बनाया रखा जा सके। हालांकि एंडोक्राइन सिस्टम भी क्या कर रहा है? इसमें मदद कर रहा है, लेकिन नर्वस सिस्टम क्या करता है? इमीडिएट एक्शन करता है। नर्वस सिस्टम क्या करता है? इमीडिएट एक्शन करता है, किसी भी सिचुएशन के अगेंस्ट इमीडिएट एक्शन करने का काम करता है नर्वस सिस्टम। इमीडिएट एक्शन कैसे करता है वो बताऊंगा। एंडोक्राइन क्या करता है? थोड़ा सा स्लो होता है बजाय नर्वस सिस्टम के, थोड़ा सा
स्लो होता है एंडोक्राइन सिस्टम, ये क्या करता है, इमीडिएट एक्शन करने का काम करता है, वो है अपना नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम बना हुआ किसका होता है, ये बात करते हैं। नर्वस सिस्टम की शुरुआत, तो नर्वस सिस्टम की शुरुआत नर्वस से होगी। नर्वस से होगी और नर्वस में सबसे पहले आएगी न्यूरॉन। न्यूरॉन, ठीक है। अब एक बार बात करें नर्वस के बारे में कि नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है, तो इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है इम्पल्सेज को क्या करना, जनरेट करना और इम्पल्सेज को ट्रांसफर करने का काम होता है, ठीक है। तो ये क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है, ए नेटवर्क ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल मतलब काफ़ी सारी नर्व सेल्स का एक नेटवर्क है, एक गुच्छा है, एक पूरा जाल है, उससे मिलकर बना होता है अपना नर्वस सिस्टम। तो इसका क्या होता है, एक नेटवर्क होता है जो कि क्या करता है, इम्पल्सेस को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, और किसके बीच में, बॉडी पार्ट्स के बीच में, ठीक है, बिटवीन बॉडी पार्ट्स। ए नेटवर्क ऑफ नर्व इम्पल्सेज विच ट्रांसमिट the nerve impulses between body parts। ये नर्वस सिस्टम एक नर्वस सेल्स का गुच्छा होता है, एक जाल होता है, एक वेब होता है, एक नेटवर्क होता है। तो ये क्या करता है, इम्पल्सेज को ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सेज को, मतलब अपना नर्वस सिस्टम एक ही भाषा समझता है, वो है नर्व इम्पल्सेज की भाषा। और नर्व इम्पल्सेज के थ्रू ये क्या करता है, ये क्या करता है, जो ये नर्व इम्पल्सेज है उनको क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसमिट करता है, किसके बीच में, बॉडी पार्ट्स के बीच में, अपने बॉडी के जो भी ऑर्गन है उनके बीच में नर्व इम्पल्सेज को क्या करना, ट्रांसफ़र करना। नर्व इम्पल्सेज क्या करती है, कोई भी चीज़ को डिटेक्ट करके, जैसे यहाँ पे कुछ चुभा तो इसको डिटेक्ट किया, तो यहाँ से नर्व इम्पल्सेज ट्रांसमिट होगी, किस फॉर्म में होगी, नर्व इम्पल्सेज, नर्व क्या करेगी, मैसेज करेगी, ट्रांसफ़र करेगी, मतलब आगे की तरफ सूचना पहुँचाएगी। मतलब नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सेल का नेटवर्क है जो कि नर्व इम्पल्सेज को ट्रांसफ़र करता है। अब देखो नर्व इम्पल्सेज के बारे में बात है, मतलब ये नर्वस सिस्टम क्या करती है, कुछ मैसेज भेजती है, जैसे यहाँ पे टच हुआ तो ये मैसेज भेजा नर्व इम्पल्सेज के रूप में, किसके बीच में, इम्पल्सेज के रूप में, कहाँ पे, अपना ब्रेन के पास। ब्रेन के पार्ट कौन सा, CNS के पास। मतलब अपना जो नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक होता है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, इसमें होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। एक होता है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, मतलब इनसे जो भी नर्व निकलेगी, नर्व सेल निकलेगी, वो CNS का पार्ट है। और इनके अलावा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अलावा कहीं से भी अगर नर्व ओरिजिन हो रही है, निकल रही है, तो वो PNS का पार्ट होता है। और PNS में सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आता है, ठीक है। PNS में सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आता है, वो आगे पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे एक बॉडी पार्ट है, यहाँ पे कुछ टच किया तो यहाँ से नर्व मैसेज भेज रही है नर्व इम्पल्सेज के रूप में ब्रेन के पास, मतलब एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट के रूप में मैसेज जा रहा है नर्व इम्पल्सेज के रूप में। तो वही क्या है, नर्वस सिस्टम, वही क्या है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ये नर्वस सेल क्या होती है, नर्वस सिस्टम बना हुआ है नर्वस सेल से, मतलब नर्वस सेल्स मतलब न्यूरॉन। न्यूरॉन, नर्वस सेल किसको बोल सकते हैं, न्यूरॉन को। न्यूरॉन क्या है, नर्व सेल है यहाँ पे। तो मतलब नर्वस ये क्या करता है, इम्पल्सेज को ट्रांसफर करता है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट के बीच में। मतलब यहाँ कुछ चेंज हुआ, टच हुआ, सर्दी लगी तो पता चलेगा, ब्रेन के पास मैसेज आएगा, टच होएगा तो पता चलेगा, यहाँ पे कुछ चुभेगा तो पता चलेगा, यहाँ से जलेगा तो पता चलेगा। मतलब ये क्या कर रहा है, कम्युनिकेट करने का काम कर रहा है। इट कम्युनिकेट
कम्युनिकेट बिटवीन बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट के बीच में कम्युनिकेशन का काम कर रहा है, बिटवीन बॉडी पार्ट्स। तो इसका काम होता है नर्वस सिस्टम का, कि नर्व सिस्टम का काम होता है इम्पल्सेस के रूप में ट्रांसफ़र करना मैसेज को, और वो दो अलग अलग बॉडी पार्ट है उनके बीच में कम्युनिकेशन मेंटेन करने का काम करता है। तो समझे ना क्या है मतलब, नर्वस सिस्टम क्या करेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज होगा उसको डिटेक्ट करेगा और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगा। डिटेक्ट कैसे करेगा, कहीं पे भी टच है तो वहाँ से भेजेगा मैसेज, मैसेज होगी फॉर्म नर्व इम्पल्सेज के रूप में। ठीक है, नर्वस सिस्टम बना हुआ आता है नर्व सेल्स से, और नर्व सेल्स क्या होती है, न्यूरॉन्स होती है। अब आगे बात करें न्यूरॉन्स के बारे में। मतलब नर्वस सिस्टम मिलकर बना हुआ होता है न्यूरॉन्स से, और ये न्यूरॉन्स क्या करती है, ये न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्सेज के रूप में, ये न्यूरॉन्स क्या कर रही थी, नर्व इम्पल्सेज के रूप में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रही थी। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर रही थी, ट्रांसफ़र कर रही थी। इंफॉर्मेशन को क्या कर रही थी, ट्रांसफ़र कर रही थी। किस फॉर्म में, नर्व इम्पल्सेज के रूप में। मतलब नर्व सिस्टम या नर्व एक ही भाषा समझता है, वो नर्व इम्पल्सेज की भाषा। समझे, न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स है नर्वस सेल। एक प्रकार से न्यूरॉन क्या है, नर्वस सेल है। मतलब नर्वस सिस्टम की एक सेल है जो कि काफ़ी सारी नर्वस सेल मिलकर एक नर्वस सिस्टम को बनाती है। और ये नर्वस सेल्स क्या करती है, नर्व इम्पल्सेज को ट्रांसफ़र करती है, नर्व इम्पल्सेज को ट्रांसफ़र करती है। और नर्व इम्पल्सेज क्या होती है, नर्व इम्पल्सेज को ट्रांसफ़र करती है। नर्व इम्पल्सेज क्या होती है, इंफॉर्मेशन लेके जाती है। नर्व इम्पल्सेज क्या है, इंफॉर्मेशन। समझे, मतलब इतना ही है कि न्यूरॉन्स या नर्व सेल नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। ये क्या करती है, नर्व इम्पल्सेज को ट्रांसमिट करती है। ये क्या करती है, नर्व इम्पल्सेज को ट्रांसमिट करती है और बिटवीन बॉडी पार्ट्स, बिटवीन बॉडी पार्ट्स मतलब कम्युनिकेट करती है बॉडी पार्ट्स को। नर्व इम्पल्सेज को ट्रांसमिट करती है। नर्व इम्पल्सेज क्या है, नर्व इम्पल्सेज एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन है, एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन है। और ये नर्व इम्पल्सेज क्या करिए, इस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है, इस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है किसके बीच में, बॉडी पार्ट्स के बीच में। ये बात है। अब ये नर्व सेल या न्यूरॉन क्या है, नर्व सेल या न्यूरॉन क्या है। नर्व सेल या न्यूरॉन क्या है, इसके बारे में अपन अब बात करेंगे। अब देखो, अपन ने बात की नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सिस्टम देखो, अपना कोई भी चीज़ होती है वो कैसे मिलकर बनी होती है। सबसे जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है वो सेल होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। काफ़ी सारी सेल्स और कोशिकाएं मिलकर बनाती है टिश्यू को, और काफ़ी सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन को, और काफ़ी सारे ऑर्गन मिलकर, जितने टोटल बॉडी के ऑर्गन होते हैं 12, और ये मिलकर बनाते हैं सिस्टम को। और सिस्टम ऑर्गन मिलकर बनाते हैं सिस्टम को, सिस्टम होते हैं 12, और सिस्टम मिलकर बनाते हैं बॉडी को। ठीक है, मतलब सबसे छोटी चीज़ होती है सेल। सेल मिलके, ये सेल्स मिलके टिश्यू का निर्माण करती है, और ये टिश्यू मिलके ऑर्गन का निर्माण करते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम है। तो ये सिस्टम किसका बना हुआ है, नर्वस टिश्यू का, नर्वस टिश्यू का। ठीक है, अपन ने बात कर ली नर्वस टिश्यू के बारे में, क्योंकि सेल काफ़ी सारी होती है वो मिलकर
टिश्यू बनाती है। ये नर्वस टिश्यू क्या हो रहा है, अब बात करते हैं ये नर्वस टिश्यू के बारे में। यहाँ से आई थी ये नर्वस सेल। तो ये नर्वस टिश्यू, इसके अंदर दो प्रकार की सेल होती है। एक होती है नर्वस सेल जिनको न्यूरॉन बोलते हैं। नर्वस सेल्स दो प्रकार की सेल सही है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। टिश्यू से सेल बनती है ना, मैंने सेल से टिश्यू बनता है। तो अपन यहाँ पे बात करें नर्व सेल्स के बारे में। तो नर्व सेल्स दो प्रकार की होती है। मेन जो नर्व सेल होती है उसको बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन, इसलिए अपन ने नर्व सेल्स को न्यूरॉन बोला, क्योंकि मेन जो नर्व सेल होती है वो न्यूरॉन होती है। इसके अलावा इन न्यूरॉन्स को कुछ कनेक्टिव सेल्स की मदद होती है। ये न्यूरॉन्स को क्या होती है, कुछ कनेक्टिव सेल्स होती है, कनेक्टिव सेल्स होती है। इन न्यूरॉन्स को कुछ कनेक्टिव सेल्स होती है, उनकी हेल्प होती है, उनकी मदद होती है, और उनको बोलते हैं गीलियल सेल। गीलियल सेल मतलब नर्वस सिस्टम को सपोर्ट होता है कुछ कनेक्टिव सेल्स का, उन कनेक्टिव सेल्स को बोलते हैं गीलियल सेल। और गीलियल सेल को अपन सपोर्टिव सेल भी बोल सकते हैं। नर्वस सिस्टम की सपोर्टिव सेल होती है गीलियल सेल। देखो मेन सेल होती है वो नर्वस सेल। नर्वस सेल्स में मेन सेल होती है न्यूरॉन, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, क्रियात्मक एंड संरचनात्मक इकाई होती है न्यूरॉन्स। नर्वस सेल्स दो प्रकार की होती है। एक होती है मेन जो नर्वस सेल वो न्यूरॉन होती है, और न्यूरॉन्स का काम होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं इनको, क्योंकि ये क्या करती है, इम्पल्सेज को जनरेट करने का, और जो इम्पल्सेज जनरेट हुई है उनको ट्रांसफर करने का काम किसका होता है, जनरेट एंड ट्रांसफर। मतलब इम्पल्सेज को जनरेट करना और ट्रांसफर करने का काम होता है न्यूरॉन्स का। और ये न्यूरॉन्स कितनी होती है, ये न्यूरॉन्स होती है 86 बिलियन। 86 बिलियन ये न्यूरॉन्स होती है 86 बिलियन। जबकि इन न्यूरॉन्स को कुछ सपोर्टिव सेल्स की भी मदद होती है। वो सपोर्टिव सेल्स जो कि मदद करती है इनकी, वो सपोर्टिव सेल्स जो कि कनेक्टिव सेल्स होती है, और इन सपोर्टिव या कनेक्टिव सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, गीलियल सेल। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम की सपोर्टिव सेल या नर्वस सेल्स की न्यूरॉन्स की सपोर्टिव सेल्स क्या होती है, न्यूरॉन्स की सपोर्टिव सेल्स होती है गीलियल सेल, जो कि कनेक्टिव सेल होती है। गीलियल सेल्स क्या करती है, मेनली गीलियल सेल का किसका काम होता है, एक तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है। गीलियल सेल्स एक तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट करती है, एक मेटाबॉलिक सपोर्ट करती है, एक मेटाबॉलिक सपोर्ट करती है। दो प्रकार से सपोर्ट करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट और मेटाबॉलिक सपोर्ट। ये काम किसका है, गीलियल सेल का। इसके अलावा गीलियल सेल का और क्या काम होता है, गीलियल सेल का इसके अलावा फेगोसाइटोसिस का काम होता है। फेगोसाइटोसिस, देखो फेगो का मतलब होता है एनग्लव करना या निगलना, साइटोसिस का मतलब, फेगोसाइटोसिस का मतलब हो गया किसी चीज़ को पकड़ के उसको निगल जाना। मतलब ये क्या करेगी, जो भी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उनको ये क्या करेगा, पकड़ेगा, पकड़ के अपने अंदर संभालेगा और उनको खा जाएगा, एनग्लव कर जाएगा, निगल जाएगा। तो फेगोसाइटोसिस का काम करता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है। अब इसके अलावा फेगोसाइटोसिस के अलावा इसका काम होता है जो भी डैमेज और इंजर्ड सेल है उसको क्या करना, रिमूव करना। डैमेज सेल को क्या करना, या इंजर्ड सेल को क्या करना, रिमूव करने का काम भी इसी का होता है। गीलियल सेल का दो काम है। गीलियल सेल ने क्या किया, एक प्रकार की कनेक्टिव सेल है या सपोर्टिव सेल है जो कि मेटाबॉलिक और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। इसके अलावा ये फेगोसाइटोसिस का काम करती है, अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करती है। इसके अलावा ये डैमेज सेल्स को रिमूव करने का काम भी करती है। तो ये काम होता है गीलियल सेल का। ठीक है, गीलियल सेल्स के नंबर होते हैं
85 बिलियन, 85 बिलियन। तो न्यूरॉन्स होते हैं 86 बिलियन और ग्लियल सेल होती है 85 बिलियन। तो टोटल नर्व सेल कितनी होगी भाई? दो प्रकार की नर्व सेल है, उनमें एक तो है न्यूरॉन, एक है ग्लियल सेल। न्यूरॉन 85 होती है और ग्लियल सेल्स न्यूरॉन 86 होती है और ग्लियल सेल्स 85 होती है। तो टोटल जो नर्व सेल है वो 71 बिलियन होती है। टोटल जो नर्व सेल होती है वो 71 बिलियन होती है। समझ गए? 71 बिलियन मतलब 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन के आसपास, 1 ट्रिलियन टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नर्व सेल पूछे तो 1 ट्रिलियन, टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन पूछे तो 86 बिलियन। ये बात ध्यान में रखना है। तो नर्व सेल्स दो प्रकार की होती है, एक होती है न्यूरॉन, एक होती है ग्लियल। न्यूरॉन सेल जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, जो कि इम्पल्सेस को जनरेट करेगी और आगे भेजेगी, इनके नंबर होते हैं 85 बिलियन। अब इन न्यूरॉन सेल्स को कुछ सेल्स सपोर्ट करती है जिनको सपोर्टिव या कनेक्टिव सेल बोलते हैं, जो होती है ग्लियल सेल, और ग्लियल सेल्स के नंबर होते हैं 85 बिलियन, जबकि न्यूरॉन सेल के नंबर होते हैं 86 बिलियन। तो टोटल नंबर ऑफ नर्व सेल वो होती है 171 बिलियन, 171 बिलियन या 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन। समझ गए? तो ये होती है नर्व सेल्स। ठीक है, अब बात करें इतने नंबर नर्व सेल्स के होने के बावजूद ये मोस्ट अबंडेडेड नर्व सेल्स नहीं है बॉडी के अंदर। अगर आपको पूछे कि बॉडी के अंदर मोस्ट अबंडेड मतलब सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सेल कौन सी है, तो वो होगी आरबीसी। आरबीसी मोस्ट अबंडेडेड सेल होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और वो होती है 25 ट्रिलियन, 25 ट्रिलियन। ये याद रखना, पूरी बॉडी में 25 ट्रिलियन होती है, और पर mm³ बात करें तो 45 टू लेके 57 मिलियन पर mm³ होती है। पर mm³ बचते तो 45 से 57 पर mm³ होती है ये, और पूरी बॉडी में होती है 25 ट्रिलियन, जबकि नर्व सेल सिर्फ 1 ट्रिलियन होती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है जिसको भी आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा ये न्यूरॉन्स होते हैं, इनके काम क्या होते हैं? नर्व सेल्स की बात कर ली कि नर्व सेल्स ने क्या किया। अब पहली सेल है इसमें न्यूरॉन। इस न्यूरॉन का क्या काम होता है? जो कि 86 बिलियन होती है, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, जो कि इम्पल्सेस को जनरेट और ट्रांसफ़र करने का काम करती है। तो न्यूरॉन्स के बारे में बात करते हैं। नर्व सेल्स की बात कर ही ली। दो प्रकार की नर्व सेल्स थी। नर्व सेल्स मिलकर बनी हुई थी नर्वस टिश्यू से। नर्वस टिश्यू बना रहा था, काफ़ी सारे नर्वस टिश्यू मिलकर नर्वस सिस्टम को बना रहे थे, और नर्वस टिश्यू बना था नर्वस सेल्स से। दो नर्वस सेल्स थी, दोनों नर्वस सेल्स का क्या काम था? एक का इम्पल्सेस जनरेट करना, ट्रांसफ़र करना, तो यही काम होता है नर्वस सिस्टम का। जो काम नर्वस सेल का होगा वही तो नर्वस सिस्टम का होगा। अब नर्वस सेल्स के अंदर दो सेल्स थी, एक तो थी न्यूरॉन। इस न्यूरॉन को बोला था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, न्यूरॉन्स क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। इसके अलावा ये क्या करती है? इम्पल्सेस को जनरेट और ट्रांसफ़र करती है। इम्पल्सेस को जनरेट करना मतलब चालू करना, और ट्रांसफ़र करना, इम्पल्सेस को जनरेट और ट्रांसफ़र करना। मतलब यहाँ पे दो प्रकार की न्यूरॉन होती है, एक होती है सेंसरी, एक होती है मोटार, एक होती है मिक्स। सेंसरी को एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। एफरेंट मतलब लाने वाली, इफरेंट मोटार को मतलब ले जाने वाली। मतलब कोई भी अपन के स्टूमुलाई है, या स्टूमुलाइट ने यहाँ से, जैसे यहाँ पे कोई स्टूमुलाई है या कुछ भी चीज़ हो, जो भी अपन के एक्सटर्नल चीज़ होती है जो बॉडी के टच में होती है, उसको स्टूमुलाई बोलते हैं। स्टूमुलाई आया तो क्या हुआ? ये न्यूरॉन्स क्या करेगी? इम्पल्सेस जनरेट करेगी। इम्पल्सेस को जनरेट करेगी कौन सी न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन। ये जहाँ पे अफेक्टर साइड,
अफेक्टर ऑर्गन या अफेक्टर साइट, मतलब ये मेरी अफेक्टर साइट है, प्रभावित क्षेत्र है ये। यहाँ पे क्या हुआ, कुछ स्टिमुलाई है, मतलब कुछ चीज़ हुआ जैसे हीट हुआ, कुछ भी चुभा, तो वो क्या स्टिमुलाई है। वो स्टिमुलाई है तो यहाँ पे कुछ होती है सेंसरी नर्व है, या फिर इनको बोलते हैं एफरेंट नर्व है। ये इम्पल्सेस यहाँ से जनरेट करेगी और इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करेगी आगे की तरफ, कहाँ तक, ब्रेन तक, मतलब CNS तक ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, CNS इसके अगेंस्ट कुछ कमांड देगा, कुछ मैसेज देगा, उनको वापस लेके आएगी मोटार न्यूरॉन या फिर इफरेंट न्यूरॉन। तो इस हिसाब से इनकी गतिविधि चलती है। सेंसरी मैसेज को लाती है, मोटार CNS से वापस मैसेज को ले जाती है, और मिक्स ये दोनों काम करती है। तो ये काम मेन इसका न्यूरॉन्स का होता है। ये नर्वस सेल्स या न्यूरॉन्स जो पढ़ रहे हैं अभी, न्यूरॉन अपन पढ़ रहे हैं, ये न्यूरॉन क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑफ मेल न्यूरॉन, जिसको तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, न्यूरॉन, ये क्या होती है, लार्जेस्ट सेल होती है इन मेल, एक मेल के अंदर लार्जेस्ट सेल होती है न्यूरॉन, जबकि वहीं पे मेल के अंदर स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, मेल के अंदर अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो वो होता है स्पर्म, जबकि फीमेल के अंदर लार्जेस्ट सेल की बात करें, फीमेल के अंदर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट होता है मैच्योर ओवा, और स्मॉलेस्ट सेल होती है प्लेटलेट। तो याद रखना, न्यूरॉन्स मेल के अंदर लार्जेस्ट सेल है, फीमेल, और स्मॉलेस्ट सेल मेल के अंदर होता है स्पर्म को बोल सकते हैं मेल गेमेट्स, और मेल गेमेट्स किससे रिलीज होता है, मेल गोनेट्स से। मेल गेमिट बोलते हैं स्पर्म को, स्पर्म क्या है, गेमिट है, किसका गेमिट है, मेल का, और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, मेल गोनेट्स से, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन। गोनेट्स होते हैं, गेमिट्स तो होता है स्पर्म, गेमेट्स को किसको बोलते हैं, जो भी जैसे गोनेट्स को तो बोलते हैं सेक्स ऑर्गन। गोनेट्स क्या होता है, सेक्स ऑर्गन होता है, और मेल के अंदर सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस। तो मेल गोनेट्स होता है टेस्टिस, मेल सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस। टेस्टिस क्या करता है, कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन करता है जिनको गेमेट्स बोलते हैं, मतलब सेक्स ऑर्गन द्वारा कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है, उनको गेमेट्स बोलते हैं। और वो गेमेट्स क्या होता है, मेल के अंदर स्पर्म होता है, और फीमेल के अंदर वो गेमेट क्या होता है, ओवा होता है। और फीमेल के अंदर सेक्स गोनेट मतलब सेक्स ऑर्गन, वो होता है ओवेरी। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान में रखनी है दिमाग में। इसके अलावा आगे बात करें फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है न्यूरॉन्स का, न्यूरॉन्स का पहला फंक्शन था इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करना और जनरेट करना और ट्रांसफ़र करना। दूसरा है इसका काम इम्पल्सेस को क्या करना, ट्रांसफ़र करना, जनरेट करना और ट्रांसफ़र करना। दूसरा इसका काम होता है सेंसेशन का और मूवमेंट का। दूसरा काम होता है इसका सेंसेशन का और मूवमेंट का। वही बात है जो अपन ने पहले पढ़ा। सेंसेशन का मतलब क्या होता है, फील करना। फील करना मतलब कोई भी स्टिमुलाई है उसको फील करना। सेंसेशन का मतलब होगा कोई भी स्टिमुलाई है उसको फील करना। ठीक है। दूसरा उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना। मतलब ये हाथ है, यहाँ पे सेल्स है, इसको नर्वस सेल्स बोला या न्यूरॉन बोला। इस न्यूरॉन ने यहाँ पे कुछ स्टिमुलाई है उसको फील किया, मतलब सेंसेशन हुआ। वो सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा पहुँचा सीएनएस के पास, सीएनएस से वापस मैसेज कराया, मूवमेंट किया यहाँ से, यहाँ पे क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। इसके रेस्पॉन्स में यहाँ से जो मोटार न्यूरॉन है वो इम्पल्सेस लाएगी वापस यहाँ तक और रेस्पॉन्ड करेगी। तो ये नर्वस सेल्स का
नर्वस न्यूरॉन्स का काम होता है सेंसेशन और मूवमेंट का, ठीक है। सेंसेशन का मतलब फील करना और मूवमेंट का मतलब उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देना। तो ये काम होता है अपना न्यूरॉन्स का। इसके अलावा न्यूरॉन्स होती है, इनके अंदर रीजनरेशन की पावर नहीं होती, ये रीजनरेट नहीं हो सकती, इनके अंदर रीजनरेशन की न्यूरॉन्स के अंदर पावर नहीं होती कि न्यूरॉन एक बार अगर डैमेज हो गई तो उस पार्ट का सेंसेशन, जिस बॉडी के हिस्से के अंदर अगर न्यूरॉन डैमेज हुई है, क्षतिग्रस्त हुई है, तो उस पार्ट के अंदर सेंसेशन या जो फीलिंग है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, क्योंकि इनके अंदर न्यूरॉन्स के अंदर रीजनरेशन की पावर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके अंदर तारक केंद्र नहीं होता, सेंट्रोमियर नहीं होता, तारक केंद्र या सेंट्रोमियर नहीं होता, ये होता है एब्सेंट। इस वजह से रीजनरेशन नहीं हो पाती, इस वजह से रीजनरेशन नहीं हो पाती। समझ गए कि न्यूरॉन अगर एक बार डैमेज हो गया तो उसमें रीजनरेशन पावर नहीं होगी। अब देखो न्यूरॉन्स के बारे में बात करूं कि न्यूरॉन्स क्या है। ये न्यूरॉन्स है, देखो ये न्यूरॉन है एक प्रकार से, नर्व सेल जो न्यूरॉन है ये बना रहा हूं मैं। ये है नर्व सेल्स, ये नर्व सेल है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। अपनी जो बॉडी का जो हिस्सा है यहाँ पे, जैसे अपनी कोई सेल है, मतलब स्किन है, स्किन के ऊपर नर्व मौजूद होती है। नर्व चाहे सेंसरी हो चाहे मोटार हो, उनके अंदर ये हिस्सा होता है। तो इनका जो पहला हिस्सा होता है जो कि स्टिमुलाई को सबसे पहले परस्यू करता है, वो होता है स्टिमुलाई को सबसे पहले पकड़ने वाला, परस्यू करने वाला पार्ट होता है नर्व सेल का या न्यूरॉन का, वो होता है डेंड्राइट्स। फिर इसके अंदर इसको बोलते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी, सेल बॉडी के अंदर होता है न्यूक्लियस। अगर फिर आगे बात करेंगे कि ये न्यूक्लियस और सेल बॉडी किसका मिलकर बना होता है, वाइट मैटर या ग्रे मैटर, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और अगर किसी नर्व सेल या न्यूरॉन का अगर न्यूक्लियस या सेल बॉडी ये पार्ट डैमेज हो गया तो मतलब सेल बॉडी डैमेज हुई मतलब न्यूक्लियस डैमेज हुआ, न्यूक्लियस डैमेज हुआ मतलब इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए वगैरह होते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल भी डैमेज हो गया और इस वजह से इसमें क्या होगा, रीजनरेशन नहीं हो पाएगा। जबकि ये हिस्सा जिसको बोलते हैं अपन एक्सोन, ये डैमेज हो गया तो फिर भी नर्व सेल्स रीजनरेट कर सकती है, लेकिन अगर सेल बॉडी डैमेज हो गया तो रीजनरेशन नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, सेल बॉडी, ये है न्यूक्लियस, ये है डेंड्राइट्स, ये है एक्सोन, इसको बोलते हैं माइलाइन सीट। ये इम्पल्सेस को फास्ट अप करने का काम करती है, माइलाइन सीट। और ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर ये इम्पल्सेस को और ज़्यादा फास्ट अप करने का काम करता है। अब ये जो एक्सोन है, एक्सोन के ऊपर जो कवरिंग है उसको बोलते हैं एक्सोलीमा, और पूरे न्यूरॉन को जो कवर करती है, मतलब माइलाइन शीथ के साथ पूरे न्यूरॉन को कवर करती है, उसको बोलते हैं न्यूरोलीमा। माइलाइन शीथ के साथ पूरे न्यूरॉन को जो कवर करती है उसको बोलते हैं न्यूरोलीमा। जबकि केवल एक्सोन को कवर करती है उसको बोलते हैं एक्सोलीमा। लीमा मतलब कवरिंग, एक्सोलीमा। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि कैसे रीजनरेशन होगा। ये हिस्सा सेल बॉडी वाला, न्यूक्लियस वाला हिस्सा डैमेज हो गया तो रीजनरेशन नहीं होगा, जबकि एक्सोन होगा तो रीजनरेशन हो सकता है। एक्सोन अगर डैमेज हुआ तो रीजनरेशन हो सकता है। तो काम क्या है, सेंसेशन एंड मूवमेंट, मतलब सेंसरी और मोटार न्यूरॉन के द्वारा इम्पल्सेस को परस्यू करना, जनरेट करना, आगे ट्रांसफ़र करना और फिर वापस यहाँ तक भेजना, मैसेज का वापस फीडबैक देना। ये काम होता है अपना न्यूरॉन्स का। इसके अलावा बात करें, ये जो नर्वस सेल होती है ये मोस्ट सेंसिटिव सेल है। नर्वस सेल्स क्या है,
मोस्ट सेंसिटिव, अपन न्यूरॉन्स के बारे में बात करें बॉडी के अंदर और पूछे कि मोस्ट सेंसिटिव सेल टू द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, तो वो क्या है? न्यूरॉन्स है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील सेल न्यूरॉन्स है। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरॉन्स को क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि न्यूरॉन्स हर टाइम काम करते रहता है। अपना नर्वस सिस्टम एनी टाइम काम करता है, 24 घंटे काम करता है, इसलिए उसको ज़्यादा काम करता है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी के लिए न्यूरॉन सेल के अंदर सब ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, कोशिका का शक्तिगृह बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? क्रिस्टी होते हैं। क्रिस्टी के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर होती है जिनको क्रिस्टी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक जूती के आकार का संरचना है, इसके अंदर कुछ तरल पदार्थ होता है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, कुछ अंगुलीनुमा संरचना होती है उनको क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी के ऊपर होते हैं ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, इंट्रासेल्युलर रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंतःकोशिकीय श्वसन होता है, इंट्रासेल्युलर रेस्पिरेशन अर्थात अंतःकोशिकीय श्वसन होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है जूती के आकार का, इसके अंदर कुछ तरल है जिसको मैट्रिक्स बोला। इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ तैरती हुई चीज़ें होती है जो कि अंगुलीनुमा संरचना होती है, उनको क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी के ऊपर कुछ और संरचना होती है बिंदी लाइक पॉइंट टू पॉइंट, तो इनको बोलते हैं ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम के ऊपर रेस्पिरेशन होता है, और सेल के अंदर अगर के रेस्पिरेशन हो तो उसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंट्रासेल्युलर रेस्पिरेशन या अंतःकोशिकीय श्वसन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? अंतःकोशिकीय श्वसन अंगक। अंगक मतलब ऑर्गेनल। ये अपनी सेल है। सेल के अंदर कुछ और चीज़ें भी पाई जाती है, जैसे न्यूक्लियस हो गया, जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, है ना। तो ये सब चीज़ें सेल ऑर्गेनल होती है। सेल बनी होती है सेल ऑर्गेनल से, जिनको बोलते हैं ऑर्गेनल्स को बोलते हैं अंगक। और सेल क्या है? मिलकर बनी होती है सेल ऑर्गेनल से, और सेल ऑर्गेनल्स को हिंदी में बोलते हैं अंगक। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? एक प्रकार का अंगक है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है? एनर्जी प्रोवाइड करने का काम। सुनो, बात हो रही है नर्व सेल्स की। नर्व सेल्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि सेल को चाहिए सबसे ज़्यादा एनर्जी। एनर्जी क्यों? क्योंकि ये 24 घंटे काम करती है। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। जिस देश पे हमले होने का डर सबसे ज़्यादा रहता है, तो वो सबसे ज़्यादा हथियारों को बनाने का काम करता है या हथियारों के जखीरे को खरीदने का काम करता है। उसी हिसाब से जिस सेल को, अर्थात न्यूरॉन, नर्व सेल है, न्यूरॉन्स है, उनको सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होंगे? ये क्या है? न्यूरोसेल है। न्यूरोसेल्स के अंदर कुछ ऑर्गेनल होते हैं, उन ऑर्गेनल में एक ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने का काम करता है। ये क्या करेगा? ऑक्सीजन का और ग्लूकोज का अपटेक करेगा। ग्लूकोज का क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म करेगा। मेटाबॉलिज्म करके ऑक्सीजन क्या एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करेगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मदद से एटीपी बनाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा, इससे एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और वेस्ट प्रोडक्ट होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर निकाल देगा। अगर और पूछे कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए ज़्यादा थे? क्योंकि इनको एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा थी, और माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी बनाते हैं, मतलब ATP का निर्माण करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल वगैरह है वो कंप्लीट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कंप्लीट होता है, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? क्रिस्टी होते हैं, क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम होते हैं, ठीक है। भाई आपको पूछे मछलियाँ कहाँ पाई जाती है, तो आप कहोगे समुद्र में। समुद्र क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, एक प्रकार का समुद्र। समुद्र के अंदर कुछ पानी है, समुद्र में तो पानी होगा, पानी के वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में पानी के रूप में क्या है? मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में मछलियाँ के रूप में क्या है? वो क्रिस्टी है, और क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम होते हैं, और वो ऑक्सीसोम जहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कंप्लीट होता है और ATP बनती है।
तो एटीपी किस लिए बन रही है? एनर्जी देने के लिए। एनर्जी के लिए ज़रूरत क्या थी? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलके क्या करती है? मेटाबॉलिज्म करती है और एनर्जी प्रोडक्ट बनाती है। तो ये बात ध्यान रखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात चल गई, तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा पाया जाता है लीवर में, क्योंकि मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा लीवर में होता है। 2 नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा पाया जाता है लीवर में, सबसे ज़्यादा लीवर में। लीवर के अलावा स्पर्म के अंदर, शुक्राणु के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, स्केलेटल मसल्स बोल सकते हैं। स्केलेटल का मतलब होता है अस्थि, और मसल्स का मतलब होता है पेशी। मतलब ऐसी पेशियाँ जो कि अस्थियों से जुड़ी होती है, ऐसी मांसपेशी जो कि हड्डियों से जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल। और चौथा नंबर होता है वो होता है न्यूरॉन्स। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा होते हैं लीवर में, फिर स्पर्म में, बाद में स्केलेटल मसल्स, बाद में न्यूरॉन में। तो नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं अपन। और न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन क्या, माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हुई थी 1890 के अंदर। 1890 के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को रिचर्ड अल्टमान ने खोजा। माइटोकॉन्ड्रिया उसको सबसे पहले देखा, सबसे पहले इसके बारे में पता लगाया रिचर्ड अल्टमान 1890 के अंदर। 1890 के अंदर रिचर्ड अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा, और उस समय इसने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला? बायोब्लास्ट बोला। तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट या फिर इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन ऑर्गेनल बोला जाता था। उसके बाद में 1898 के अंदर, 1898 के अंदर, 1898 के अंदर एक और साइंटिस्ट आए, कार्ल बर्नर। उन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल नाम 1898 कार्ल बर्नर ने दिया। तो ये चीज़ है जो आप पढ़ लेना। अपन ने क्या क्या पढ़ा? नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा कि बॉडी का एक सिस्टम या पूरी बॉडी का हेड है ये नर्वस सिस्टम, जो कि अन्य ऑर्गन्स को, अन्य बॉडी सिस्टम को क्या करता है? कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है। साथ में एंडोक्राइन सिस्टम की मदद लेके पूरी बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करता है। बाहर की तरफ कुछ भी चीज़ है उसको डिटेक्ट करना, अंदर की तरफ कुछ भी चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट करना, और उसके अगेंस्ट मैसेज करना। तो नर्वस सिस्टम बना होता है नर्व टिश्यू का, और नर्व टिश्यू का काम होता है नर्व इम्पल्सेज को ट्रांसमिट करना, बॉडी पार्ट्स के बीच में नर्व इम्पल्सेज को ट्रांसमिट करना। नर्व इम्पल्सेज क्या होती है? एक प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है जो कि नर्व सेल्स द्वारा ट्रांसफ़र की जाती है। नर्व सेल्स 2 प्रकार की होती है, उनमें एक होती है न्यूरॉन और एक होता है गीलियल सेल। न्यूरॉन जो मेन सेल होती है नर्वस सिस्टम की 85 बिलियन होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, इम्पल्सेस को जनरेट करने का और ट्रांसफ़र करने का काम होता है। गीलियल सेल उनको सपोर्ट करती है, जो न्यूरॉन सेल है उनको सपोर्ट करने का काम करती है, फेगोसाइटोसिस का भी काम करती है, और डेड सेल्स को रिमूव करने का भी काम करती है। न्यूरॉन्स के बारे में बात करें तो न्यूरॉन्स 2 प्रकार की होती है, सेंसरी और मोटार न्यूरॉन। सेंसरी जो मैसेज को लाती है, मोटार जो मैसेज को ले जाती है। मोटार न्यूरॉन में 2 न्यूरॉन और होते हैं, एक होती है सोमेटिक और एक होती है ऑटोनोमिक नर्व है। ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। तो न्यूरॉन्स के बारे में बात करी। न्यूरॉन्स क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। इसके अलावा न्यूरॉन्स का काम होता है सेंसेशन का, कुछ चीज़ को पकड़ना, और मोटार मतलब कुछ चीज़ का पकड़ के सीएनएस तक भेजना, और मूवमेंट का मतलब वहाँ से सीएनएस से मैसेज लाना और वापस भेजना। इसके अलावा नर्व सेल्स में रीजनरेशन पावर नहीं होती कि एक बार डैमेज हो गई तो दोबारा से नर्व सेल्स वापस फॉर्म नहीं हो पाएगी। वो आगे मैंने बताया कि एक्सोन अगर डैमेज हुआ है तो बन सकती है, लेकिन अगर सेल बॉडी जिसमें न्यूक्लियस है वो डैमेज हो गया तो नहीं बनेगा। इसके अलावा इसका काम होता है कंडक्टिविटी का और इरेक्टिबिलिटी का। इसके अलावा इसका काम होता है कंडक्टिविटी का मतलब होता है इम्पल्सेस को कंडक्ट करना और ट्रांसफ़र करना। इम्पल्सेस को क्या करना?
कंडक्ट करना, पकड़ना एक जगह, कंडक्ट करना मतलब सबको साथ में लेना, कंडक्ट करना, और ट्रांसफ़र करना, ट्रांसमिट करना, ये होता है कंडक्टिव काम न्यूरॉन का। दूसरा होता है इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी। एक तो था कंडक्टिविटी, एक था इरिटेबिलिटी। तो इरिटेबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू इनिशिएट, मतलब शुरुआत करना। एबिलिटी योग्यता, शुरुआत करने की योग्यता होती है इनके अंदर। एबिलिटी टू इनिशिएट एंड रेस्पॉन्ड, ठीक है। इरिटेबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू इनिशिएट, किसकी शुरुआत करेगा? इनिशिएट नर्व इम्पल्सेज, इनिशिएट नर्व इम्पल्सेज, एबिलिटी टू इनिशिएट नर्व इम्पल्सेज। इरिटेबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू इनिशिएट, शुरुआत करना, नर्व इम्पल्सेज को शुरुआत करना, एंड नर्व इम्पल्सेज को शुरुआत किया, है ना। एबिलिटी टू इनिशिएट नर्व इम्पल्सेज फ्रॉम स्टिमुलाई टू रेस्पॉन्ड, फ्रॉम स्टिमुलाई टू रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्ड। कंडक्टिविटी का मतलब हुआ इम्पल्सेज को कंडक्ट करना और ट्रांसफ़र करना। इरिटेबिलिटी का मतलब है ये जो नर्व इम्पल्सेज है उनको शुरुआत करना और उनको क्या करना, किस योग्य बना देना, किस लायक बना देना, ताकि वो टच हुआ, स्टिमुलाई हुआ, स्टिमुलाई के बाद में रेस्पॉन्ड तक का पूरा काम करवा सके। मतलब स्टिमुलाई से लेके रेस्पॉन्ड तक, जैसे अपने टच हुआ तो मतलब स्टिमुलाई आया, तो स्टिमुलाई आया, सीएनएस के पास मैसेज गया, वापस आया, तो ये पूरा फंक्शन हो गया स्टिमुलाई टू रेस्पॉन्ड। तो नर्व इम्पल्सेज को इनिशिएट करवाना फ्रॉम स्टिमुलाई टू रेस्पॉन्ड, तो ये काम होता है अपना न्यूरॉन्स का। आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर और पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में।